afternoon, everybody. I am very happy to tell you that two of our own students, once again, who are with me right now on this virtual platform, Dr. Shiv Kumar Sharma and Dr. Karthik, both are our students from the Jaipur batch, have again made us proud and scored amazing ranks of 4 and 8 in the AIMS June 2020 exam. I have congratulated them multiple times, but now it is again a proud moment for me to once again congratulate them. Congratulations, Karthik. Congratulations, Shiv, Thank, for such an amazing result. thank you so much. Thank you so much, sir. शिव, तुम थक चुके हो वैसे तो congratulations लेते हुए. कार्तिक, तुम congratulations लेते हुए. For the students who are watching this interview, I just want to re-emphasize that Karthik and Shiv were our classroom students in Jaipur Center. Both of us joined us in the second year MBBS. They continued with us in second year, third year, final year, and internship. They produced a very great result in the NEET. Shiv, you all know, was rank 1 in NEET 2020. Karthik was rank 3. And their amazing result continued with the AIMS June exam. Getting into a central institute is always a dream. And what I have seen over a period of time is once you get an amazing result in the NEET, usually people tend to get relaxed. Okay, but these people have made us proud again and scored rank 4. Karthik has scored rank 4 and Shiv has scored rank 8 in the AIMS June. Okay, so Karthik, Shiv, दो तीन बातें ही करूंगा. हम ऑलरेडी इतनी तुम्हारी प्रिपरेशन के बारे में कर चुके हैं, बात कर चुके हैं. मुझे दो तीन चीजें बताओ. एक तो ये एक एस्पेक्ट है कि ये अमेजिंग रैंक्स जो बार बार लोगों की आती है, मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे लोग हर जगह पर एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं. कुछ जगह पर एक दो एग्जाम दे दिए किसी के, हर इंस्टीट्यूट क्लेम करने की कोशिश करता है ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, और कुछ एक क्वेश्चन बैंक भी कर दिया. बट प्राइमरी मोड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारा क्या रहा? कार्तिक से स्टार्ट करते हैं. सर एक्चुअली ये जो एग्जाम था, एक्चुअली इसमें बेसिक नॉलेज का बहुत ज्यादा रोल था. तो बेसिक नॉलेज एक्चुअली मैं जो मानता हूँ कि वो फाउंडेशन से ही स्टार्ट होती है, कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ IMBBS. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एज एवरीवन नोज, आई थिंक ये कहने की बात है नहीं, कि आई वाज ए कोर फाउंडेशन स्टूडेंट ऑफ DBMCI जयपुर सेंटर. सो बेसिक्स तो सब वहीं से डेवलप हुए हैं. बाकी तो हार्ड वर्क मैटर करता है, लेकिन स्टिल इसमें पूरा ये एग्जाम था. इजी क्वेश्चंस बहुत सारे थे. जो एग्जाम अगर अपन टारगेट करते हैं तो एवरी स्टूडेंट कीप्स ऑन फोकसिंग ऑन दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोस क्वेश्चंस, दोस आर एक्चुअली टोटली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस. जो बेसिक्स क्वेश्चन थे वो एक्चुअली अपन अंडर ग्रेजुएशन में ही, फाउंडेशन टाइम में ही पढ़ते हैं, कोचिंग क्लासेस में, बुक्स रीडिंग में. सो प्राइम सोर्स तो थ्रू आउट द MBBS वाज टॉट. आई थिंक इट्स नो डाउट पॉइंट that prime source was DBMCI Jaipur Center face to face classes. I use that. शिव, तुम क्या बोलोगे बेटा? सर मेरा भी बिल्कुल सेम ही है कि फाउंडेशन और जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसने बहुत हेल्प किया. मतलब मैं मेरा खुद का बताऊं कि मैंने नीट की रिजल्ट आने के बाद में एम्स के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया. मतलब लगभग ये भी कि एक दो दिन भी नहीं किया. मैं बाकी और कामों में बिजी था, और जो भी मेरे को इसमें एम्स में रिजल्ट मिला वो पूरा कॉन्सेप्ट की वजह से है. और वो कॉन्सेप्ट अपने फाउंडेशन बैच से, और जहां से भी अपन ने मतलब मेजर चीजों को अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया है. मेरे को मेजर कॉन्सेप्ट जो भी एनाटॉमी में थे या फिर में, रेडियो में, किसी फेस टू फेस क्लास से जितना बेनिफिट मिला वो मेरे लिए मतलब 100% वही था. और दूसरा पार्ट फिर गांड टेस्ट का था, जिसकी वजह से मतलब एक प्रैक्टिस थी, और उसी ने मतलब 6 महीने बाद भी थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे दिया बिना पढ़े. मतलब सेम थिंग सर मेरे साथ था. मतलब आफ्टर द नीट रिजल्ट बहुत सारे इंटरव्यू में काफी बिजी था. तो मतलब फरवरी तो ऐसे ही निकल गया था. फरवरी के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब अपना ड्रीम है कि एम्स में पीजी करना है, तो उसको भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कि दोबारा से तैयारी स्टार्ट करते हैं. लेकिन मार्च में मैं ऐसे थोड़ा सोच के बैठा था कि ठीक है, प्रिपरेशन वापस स्टार्ट करते हैं, कि नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं, शायद हो जाएगा. तो मैं मार्च में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया. मार्च के बाद ये सब लॉकडाउन में घर आ गया था. मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था. काफी मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था. फिर फाइनली मेरा प्लान ये था कि ठीक है, अब पता नहीं, एग्जाम भी बार बार पोस्टपोन हो रहे थे. मैंने सोच लिया था कि ठीक है, अब मैं नहीं दे पाऊंगा एग्जाम.
और ना मेरे से तैयारी होगी और रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे बिना तैयारी के। तो मैंने पूरा प्लान ड्रॉप कर दिया था। अप्रैल तक मैं कुछ नहीं कर रहा था, मिड मई तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एम्स दूंगा। लेकिन जैसे ही वो नोटिस आया था कि आप सेंटर चेंज कर सकते हो, आप अपने पास सेंटर में दे पाओगे, और हम एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं फाइनली 5 जून को, जब मैंने सोचा कि वो एग्जाम लेंगे, उनका मूड है, ऐसा नहीं कि वो एग्जाम दे आर जस्ट गेटिंग पोस्टपोन एवरी एग्जाम। तो फिर मैं सोचा कि चल ठीक है 20 दिन रहते हैं, लेकिन माइंड में ये थॉट्स आ रहे थे कि बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है, नहीं हो पाएगा। फिर फाइनली सोचा कि चल 20 दिन है, ट्राई कर लेते हैं, शायद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे फिर मैंने नोटिस किया कि मैं 5-7 दिन पढ़ा, मैं बहुत ढीला था, आई वाज नॉट सीरियस एट दैट टाइम। फिर फाइनली वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड मी वन डे, आई थिंक इट्स 20th May, ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, आर यू सीरियस फॉर द एम्स एग्जाम। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा मूड तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, वरना लोग कहेंगे कि एग्जाम भी नहीं दिया। तो फिर वो कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई नॉट सीरियस, यू आर जस्ट क्लोज टू द एग्जाम एंड वी आर एक्सपेक्टिंग रैंक फ्रॉम यू। देन आई थॉट यार कि ऐसा नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। वो कहता है कि नहीं, रिजल्ट चाहिए, पढ़ना है। फिर मैंने सोचा कि चल ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, जब ये ऐसा बोल रहा है तो शायद पॉसिबल तो है। फिर मैंने 15 दिन में थोड़ा सा सीरियस हो गए, लेकिन मैंने फिर काफी मॉक टेस्ट दिए। उस टाइम मेरे को था कि मेरी टेस्ट देने की स्किल्स है वो काफी चली गई है। फिर मेरे पास मॉक टेस्ट ज्यादा थे नहीं, तो वो मैं फिर टेस्ट ढूंढ रहा था इधर उधर से। लेकिन फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे ई गुरुकुल के, मैंने 2-3 टेस्ट दिए, और इधर उधर से मैंने 2-3 टेस्ट दिए। वो 5-6 टेस्ट मैंने लगातार दिए, जब जाके मेरे को लगा कि मेरी स्किल्स वापस से थोड़ी इंप्रूव हुई है। तो फिर फाइनली मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम आया नहीं। लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम कर रहा था सेंटर पे, जब भी मुझे ऐसे लग रहा था कि इसमें पूरे कोर फाउंडेशन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, तो ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लेकिन वो कोर बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस थे। तो एग्जाम दे के ऐसा लगा कि प्रिपरेशन वाला एग्जाम था ही नहीं। मतलब पूरे फाउंडेशन क्वेश्चन थे, अगर आपने 5 साल अच्छे से पढ़ा है, टीचर्स की बातें सुनी है, पढ़ाया था सब तुम लोगों को 4 साल, तो वो तो काम आना ही था ना। वो एक्चुअली सर सेट हो गया था माइंड में। और इस बार का जो पेपर था एम्स का, वो भी लगभग नीट पैटर्न पर ही आ गया पूरा का पूरा, तो वो एक एडेड एडवांटेज भी आपको मिल गया, क्योंकि हमने तो एकदम पूरा नीट पैटर्न पर फोकस करके घुसा दिया था सब कुछ आपके दिमाग के अंदर। हालांकि मैं मानता हूं कि आप दोनों का हार्डवर्क था, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर जिस तरीके का पैटर्न एक ऐसा घुस गया था, मुझे लगता है कि ये जो नीट पैटर्न वाला एग्जाम आया था, ये एक डबल बून का काम कर गया। तो जो ये 3 महीने में तुमने कम पढ़ाई करी और ये भी काम कर गई। एक और बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि ये दोनों टॉपर्स हैं, ये पहले अपने आप ग्रेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुके थे, उसके बाद भी इनको डाउट था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो यानी कि अगर आपके दिमाग में भी ये डाउट आता है, तो ये मत सोचना कि ये कोई बहुत गलत डाउट है। जब तक आपके हाथ में रिजल्ट एक पर्टिकुलर एग्जाम का नहीं आता, वो डाउट सबके पास ही रहता है। और एक और चीज देखिए, ये लोग ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जनवरी के बाद ये बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाए, मगर इनकी जो प्राइमरी नॉलेज थी, जो इन लोगों ने अपनी मेहनत से थोड़े बहुत हमारे कंट्रीब्यूशन के साथ 4 साल गेन करी, ये इनके साथ लॉन्ग रन, और ये अपना जो सबसे बड़ा ड्रीम था कि अपनी प्रेफर्ड ब्रांच पेरेंट द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो आप इमेजिन कर सकते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। शिव कुमार शर्मा ने मैमसी में सर्जरी ज्वाइन किया हुआ है, कार्तिक ने मैमसी में मेडिसिन ज्वाइन किया हुआ है, तो दोनों को ब्रांच अपनी ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब उससे एक लेवल अप इंस्टीट्यूट में दोनों अपना ड्रीम को परसू करने वाले हैं। शिव और कार्तिक, एक यूनिक पोजीशन हम इस टाइम पर फेस कर रहे हैं, वो है कोरोना क्राइसिस। वो नेगेटिविटी को, और दिल्ली में आ रहे थे तुम लोग, अभी तो दिल्ली एक हॉटस्पॉट पूरा का पूरा बना हुआ है, तो उस नेगेटिविटी को कैसे, अपने आप को उस नेगेटिविटी से दूर कैसे रख पाए और एक काम माइंड से पेपर कैसे दे पाए। शिव, पहले तुमसे स्टार्ट करेंगे, फिर कार्तिक। सर मैंने जब एम्स का मैंने फॉर्म इसलिए भरा था क्योंकि शुरू में मेरा प्लान था कि मेरे को न्यूरो सर्जरी करना है डायरेक्ट एमसीएच, और मैंने निमेंस का भी भरा था। लेकिन जब रिजल्ट आ गया था नीट का, उसके बाद में मेरी जब भी टीचर्स से बात होती थी और मेनली सीनियर्स से, तो वो सब ये बोलते थे कि डायरेक्ट 6 ईयर कोर्स लेना सही नहीं है, और तू पहले जनरल सर्जरी कर, उसके बाद में जो भी एमसीएच करना हो वो उसके बाद में प्लान करना। पहले से यदि लेके बैठेगा तो 6 साल में यदि तेरा कोई भी माइंड चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब जनरल सर्जरी करनी है तो फिर मेरा एम्स का प्लान थोड़ा सा वीक हो गया था कि मेरे को एम्स के लिए कोई प्रिपरेशन ही नहीं करनी है जब, और मेरा पूरा टाइम
बाकी एक्टिविटीज में ही निकला। तो मतलब मेरा प्लान ही नहीं था एम्स देने का, लास्ट तक भी नहीं था कि मेरे को एम्स देना है। मेरे को एम्स देने का मतलब आइडिया केवल इसी से था कि एक तो उन्होंने जैसे वो नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें ये था कि वो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, थोड़ा अलग तरीके से एग्जाम लेंगे, तो मेरा ये था कि एक बार देख के आते हैं। दूसरा ये था कि हमारे कॉलेज के जो टीचर्स थे वो ये बोलते थे कि तू डरता काहे को है, तेरे को जो भी हो ठीक है, रैंक बेकार आएगी तो कोई बात नहीं, कम से कम एक लास्ट में ये तो रहेगा यदि कुछ अच्छा हो जाता है तो कि हाँ मैंने एम्स दिया था, कोई रिग्रेट तो मन में नहीं रहेगा। तो एम्स देना जरूर, सर यही बोलते थे कि भले ही तूने नहीं पढ़ी है लेकिन तू एक बार एग्जाम जरूर देके आना। और मेरे जो भी फ्रेंड्स थे वो भी ये बोलते थे कि आप तो वैसे ही कर लोगे लेकिन एग्जाम तो देके आना। मैं यही बोलता था कि बिना पढ़े किसी से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो उनका विश्वास था तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैं एक बार एग्जाम देने के लिए जस्ट चले गए। तो जो ये कोरोना वाला जो पीरियड था उसका मेजर टाइम मेरा अदर एक्टिविटीज में ही गया। यदि मेरा फोकस एम्स की पढ़ाई पे होता तो मेरे को ये पता चलता कि हाँ असली में कुछ मेरे को कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है पढ़ाई में, ये पता चल पाता। लेकिन जैसे मैंने कई सेशंस लिए थे उसमें जो बच्चों से बात हुई उसके थ्रू मेरे को ये पता चलता था कि हाँ इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे को ज्यादा पता चला नहीं, लेकिन बच्चों से जो बात हुई उसके अंदर ये था कि एक तो वो घर पे हैं, एक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मतलब और पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आता कि थोड़ी देर तो पढ़ते हैं उसके बाद में जस्ट ये हो जाता है कि अब नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ लिए, बाकी लोग घर के और कुछ कर रहे हैं, मतलब फन एक्टिविटीज में लगे हुए हैं तो हम भी वही करते हैं। और कुछ लोगों का मतलब फास्ट फूड खाने का कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, घूम नहीं पा रहे, थोड़ा बोरिंग टाइप हो गया और सब ये करते थे कि हो नहीं पा रहा है। तो बस जस्ट उससे मैं उनको बस यही बोलता था कि आप जितना ज्यादा मोटिवेट रह सकते हो उसका एक ही तरीका है कि अपने ड्रीम को मत भूलो। ठीक है कि मेरा एम्स का टारगेट नहीं था, लेकिन वो किस वजह से हुआ ये तो मेरे नीट की प्रिपरेशन के ऊपर ही था ये। लेकिन जो मेजर मोटिवेशन वाला जो अदर लोगों के लिए जो फैक्टर था वो यही है कि यदि आप अपने ड्रीम पे फोकस करोगे और खुद को जितना ज्यादा पॉजिटिव रखने का ट्राई कर सकते हो वही सबसे बेस्ट है। कार्तिक सर एक्चुअली एक जो बेसिक जो बात रहती है कि अपने को एक टारगेट चाहिए होता है, डेडलाइन, कि आप उस तारीख को एग्जाम देने जा रहे हो या आपको उस तारीख तक प्रिपेयर करना है। तो एक प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा था कि ये जो बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहे थे, तो बाकी सब ठीक है, मैं घर था, थोड़ा सा टाइम मेरे पास ज्यादा था, उतना मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो वो सब ठीक है, मैं मैनेज कर पा रहा था, मैं फालतू के काम बहुत सारे कर रहा था कि नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम बहुत ज्यादा चल रहे थे। लेकिन यही मेजर ऑलरेडी प्रॉब्लम थी हाथ कि में थी ना मैमसी मेडिसिन जिन मतलब लोगों के वही हाथ में नहीं होती उनसे बात करो। वही मतलब नहीं, एक्चुअली मैं खुद मानता हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करने का था वो। लेकिन मेजर प्रॉब्लम यही था कि सर एग्जाम में जब भी सोच के बैठता था कि ठीक है प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर एक नोटिस आ जाता कि एग्जाम गेटिंग पोस्टपोन। तो एवरी टाइम ये हो रहा था, फिर मेरा प्लान पूरा ड्रॉप हो गया था कि शायद पता नहीं एग्जाम हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन जब फाइनल नोटिस आया कि वो एग्जाम करवा रहे हैं, जब मैंने सोचा कि इवन एम्स कैन डेयर टू टेक एग्जाम, तो अपन एग्जाम दे क्यों नहीं सकते? मतलब एम्स इतनी मेहनत कर रहा है कि वो इस कोरोना क्राइसिस में भी एग्जाम करवा सकता है, और इस कंडीशन में उन्होंने सेंटर अवेलेबल करवाए हैं, हमें तो सिर्फ देना ही फैसिलिटीज है। अवेलेबल। वही तो, हम तो सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं और टाइम भी मिल रहा है पढ़ने का, तो फिर क्यों नहीं। और जैसे ही फिर फाइनल डेडलाइन मिला कि वो 5 जून को एग्जाम करवा रहे हैं, तो फिर मेरे माइंड में वापस से स्ट्राइक हुआ कि नहीं एग्जाम हो रहा है, अब मुझे पढ़ना है, तो अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो फिर 20 दिन भी थे, हालांकि थोड़ा कम टाइम था, लेकिन 20 दिन में मैंने उसको मैनेज कर लिया। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो सब हो गया था। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एक डेडलाइन, तो इसीलिए स्टूडेंट्स भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको एक मोटिवेशन चाहिए होता है घर में लॉकडाउन में। तो मुझे ये लगता है कि उनको भी एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स बना लेने चाहिए कि आई थिंक मुझे, क्योंकि डेडलाइन एक मेजर फैक्टर है मुझे ऐसा लगता है। तो उन्हें भी एक शॉर्ट टर्म टारगेट, जैसे जो ये लाइव क्लासेस होती है, जैसे आजकल अभी फेस टू फेस तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऑनलाइन जैसे लाइव लाइव क्लासेस चल रही है, टीचर्स ले रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स को कि हाँ अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब टीचर पढ़ा रहे हैं वो लाइव चल रहा है, उसके बाद नहीं पढ़ पाएंगे, वो टॉपिक मिस हो जाएगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वो आई थिंक बेनिफिशियल रहेगा इस टाइम में। और इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो जो लाइव क्लास चल रही है उसमें अपन को ये जरूर फोकस करना चाहिए कि ये मेरा छूट गया ना तो मेरे को इसको अभी कर लेना है। क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, हमारे भी बहुत सारे मेडिकल फील्ड में, मतलब जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, उनकी जो भी लाइव क्लास चलती है तो क्लास कहीं और चल रही होती है, वो कुछ और कर रहे होते हैं। तो हाँ, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चे। मैं भी उनको समझाता रहता हूँ, बेटा लाइव क्लास का मतलब है, बच्चे हमसे भी बोलते हैं, जैसे हम डीबीएमसी या लाइव में बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं, बच्चे कहते हैं कि सर कल आपने रिकॉर्डेड नहीं दिया। मैं कहा अगर क्लास में प्रोफेसर आकर, टीचर फैकल्टी आके पढ़ा रहा होता तब कैसे रिकॉर्ड करते उसको। हाँ सर, तो उस वही लाइव क्लास का यही कॉन्सेप्ट ये है
कि उसको टाइम बाउंड ड्यूरेशन में खत्म कर दो, क्योंकि अगर आप टाइम बाउंड ड्यूरेशन में खत्म ही नहीं कर रहे तो फिर तो पर्पस ही खराब हो गया। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो यानी कि तुम लोगों ने जनवरी के बाद, नीट के रिजल्ट के बाद, रिलैक्स होने के बाद बहुत ज्यादा बुक्स को हाथ नहीं लगाया, ठीक है, थोड़े बहुत एक दो छोटे मोटे टेस्ट दे दिए हो तो दो। यानी कि ये तो क्रेडिट सारा मेरे को ले लेना चाहिए कि हम लोगों ने इतना पढ़ा दिया था आपको कि वो आपको 6 महीने तक और भी आगे काम कर गया। अच्छा, और एक और चीज मैं तुम दोनों से जानना चाहूंगा कि मतलब मुझे याद है हम लोगों ने बहुत बातें भी करी हैं इस बारे में, और स्टूडेंट्स को भी मैं चाहता हूँ कि अगली बात बताओ कि हम लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छी तरह करी, तुम दोनों लोगों ने क्लासरूम कोचिंग में किसी और इंस्टीट्यूट, किसी और ऑनलाइन ऑफलाइन कभी कोई यूज ही नहीं करा। टेस्ट वेस्ट तो मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि आप मल्टीपल जगह पर देते रहो अपने आप को असेस करने के लिए, बट जब आप एक कोर टीचिंग की बात करते हो कि जब आप एक फैकल्टी को सुनना चाहते हो, आपके टाइम पे कोरोना नहीं था तो हम फेस टू फेस क्लासेस आप अटेंड करते थे, तो उन क्लासेस को अटेंड करने के बाद भी जब आपने इधर उधर मल्टीपल कुछ टेस्ट वेस्ट दिए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा क्वेश्चन सॉल्व करने का? कि क्या आप डीबीएमसीआई की क्लासेस अटेंड करने के बाद कॉन्फिडेंट थे क्वेश्चन सॉल्व करने में? श्योर सर, मतलब इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि मतलब क्वेश्चंस एक्चुअली वहीं से फ्रेम होते हैं, चाहे आप किसी भी सेंटर का क्वेश्चन दे लो, उसमें ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया टेस्ट बना रहे हैं तो टॉपिक चेंज हो जाएगा या नॉलेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज एक्चुअली इतना पढ़ा दिया गया था तो मुझे नहीं लगता था कि कोई कमी है। आप टेस्ट कहीं का भी दे लो, बेसिकली ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है कि जब मैं किसी रिसोर्स को यूज कर रहा हूँ और उसी के टेस्ट दे रहा हूँ तो थोड़ा सा माइंड सेट ऐसा रहता है कि मेरा रिजल्ट कभी बायस ना हो रहा हो, कि वो सभी टीचर ने पढ़ाया है, मैं उन्हीं के फ्रेम क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, तो शायद क्या दूसरे कोचिंग सेंटर पता नहीं कैसा टेस्ट बना रहे होंगे, कैसा नीट में टेस्ट आएगा, तो मुझे ट्राई करना चाहिए, एक बार अपने आप को असेस करना चाहिए। तो मैंने ऐसा किया है, मैंने कई जगह के टेस्ट दिए हैं, तो फाइनली आई विल फाउंड दैट देयर इज नथिंग, नो इशू, यू कैन ट्राई एनी कोचिंग सेंटर, एनी टेस्ट, यू विल बी वेरी इजी टू आंसर एनी काइंड ऑफ टेस्ट। शिव? यस सर, मतलब जो मेरे नोट्स थे वो मेजर मतलब ज्यादातर सब्जेक्ट के नोट्स मैंने भाटिया से ही बनाए थे, वही मैंने पढ़े थे। मतलब मेरा फिक्स था कि मैंने जिस भी सब्जेक्ट के लिए जिस भी टीचर को फिक्स कर रखा है मैं उन्हीं से पढ़ूंगा, ठीक है, भले ही वो टीचर फेमस हो नहीं हो, बस मेरा ये था कि जो मैंने नोट्स बना लिया उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करूंगा कि मैं कोई ट्रस्ट करा तुमने अपने टीचर्स को। हाँ सर। और देख लो, ट्रस्ट करा तो रैंक 1 नीट है और सिंगल डिजिट रैंक एम्स है, जो ड्रीम चाहिए थे वो पूरे के पूरे हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझको तुम दोनों से बहुत जेन्युइनली आंसर चाहिए इसका। अगर अभी देखा जाए तो हमारे पास 3 तरीके के प्लेटफॉर्म्स हो गए। एक है फेस टू फेस क्लासेस, कोरोना की वजह से एक नया प्लेटफॉर्म और ऐड हो गया, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, और एक है रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके, DBMCI is the only institute who has all the 3 platforms available. उसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसके पास तीनों कंप्लीट प्लेटफॉर्म्स हो। तो हमारे लिए तीनों प्लेटफॉर्म्स ही उतने ही प्यारे हैं, हमारे लिए तीनों इक्वल है। बट एक स्टूडेंट जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, अगर मैं तुम्हारा इंडिपेंडेंट ओपिनियन पूछूं विद रीजनिंग, तो क्या ओपिनियन रहेगा कि क्या ग्रेडिंग होनी चाहिए इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की? शिव? सर, मेरा मेजर पार्ट, मतलब उस टाइम तक तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा थे नहीं, तो मेरा मेजर पार्ट तो जो ऑफलाइन कोचिंग, जो फेस टू फेस कोचिंग थी उससे हुआ, और उसके थ्रू मेरे को उसका सबसे अच्छा बेनिफिट तो केवल एक ही था कि वहाँ पे मतलब जब टीचर को देखते हैं कि बात को सुन के जो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। एक आपको कोई भी डाउट है तो आप तुरंत जा करके उसको क्लियर कर सकते हो। बाकी जैसे रिकॉर्डेड वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे ये आप डाउट पूछने वाला जो, मतलब कि जैसे मेरे को तुरंत डाउट आया मैंने पूछ लिया, वो वाला पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लाइव ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं उसके अंदर भी ऑफलाइन से वो कंपेरेबल है, लेकिन वहाँ पे केवल एक ही इशू है कि अपन उतना डेडिकेशन नहीं दे पाते उतना, कि ठीक है कि आप अकेले बैठ करके रूम पे पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको नींद आने लगे। तो ऑफलाइन क्लास में होता है कि बगल वाला कहेगा कि अरे यार क्यों सो रहा है, थोड़ा सा अभी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये पढ़ ले, नहीं तो उसने नोट्स बना रखा है तो अपन उससे कॉपी कर रखते हैं। एक बार जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है उसके अंदर कुछ छूट गया तो वहां पे मेजर इशू यही होगा कि आप उसको या तो कवर नहीं कर सकते, और एक तो जो फोकस वाला होता है
स्क्रीन पे जितना अपन समझ पाते हैं उसकी तुलना में कहीं ज्यादा अपना फेस टू फेस क्लास में होता है। मतलब 100% में कोई डाउट नहीं है कि फेस टू फेस क्लास सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद में जो ऑनलाइन लाइव क्लासेज है, ऑल्दो मैंने ली नहीं है लेकिन मेरे को लगता है कि वो बेटर होनी चाहिए। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेज है वो उन लोगों के लिए अच्छी है जो मतलब जिनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है, जो मतलब कुछ और ऑप्शन उनके पास बचता ही नहीं है। और मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा है, जैसे मेरे भी खुद के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये गुरुकुल पर, बट मैंने जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा है वो ये देखा है कि बच्चे का कोर्स ड्रैग होता रहता है। yes, मतलब मैंने डिसाइड करा कि मेरे को 3 दिन में रेडियोलॉजी खत्म करनी है, तो चाहे मेरा रिकॉर्ड, चाहे मेरी फेस टू फेस क्लास हो, चाहे मेरी लाइव क्लास हो, वो 3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। बट अगर मैं वही चीज को रिकॉर्डेड लेक्चर में देखता हूँ, वो 3 से कब 7 दिन और 8 दिन हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा 100% स्टूडेंट्स के लिए, बट 95% स्टूडेंट्स के लिए वो कब 3 दिन से 10 दिन हो जाती है पता ही नहीं चलता। देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगती है ये वाली बात। जब हमने भी देखा, मैंने कहा यार बात तो सही, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो, बट डंडा ही नहीं है। yes sir. प्रॉब्लम वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। कार्तिक, व्हाट इज योर व्यू बेटा ऑन दिस? एक्चुअली सर मैंने मतलब तीनों में से दो दो टाइप के रिसोर्सेज तो यूज किए हैं। लाइक फेस टू फेस में जब जयपुर में था फाउंडेशन में मैंने सारी क्लासेस अटेंड की है, और इंटर्न में और फाइनल से में मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखे हैं। तो लाइव क्लासेस एक्चुअली ये अटेंड अभी आया है तो उसका तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप भी बता रहे हो, शिव भी बोल रहे हैं कि मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका खुद का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है, खुद का कोई टाइम प्लान नहीं होता है, या इतना विल पावर या मोटिवेशन नहीं होता है कि वो बिना किसी टाइम प्लान के खुद से इतना प्लान कर लें या पढ़ पाए। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं। तो उनके लिए आई थिंक फेस टू फेस क्लास बेस्ट है, क्योंकि उनको एक प्री प्लान शेड्यूल चाहिए कि कोई ऐसा प्लान करके दे दे कि इस तो वही, शेड्यूल में आपको क्योंकि ये करना है। एक्चुअली स्पीकिंग यही बात है। देखो 5 बच्चे ऐसे हैं, मैं कह रहा हूँ 5 बच्चों को तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। उनको तो किताब दे दो और उनको बता दो कि ये किताब अच्छी है, वो तो आपका सीनियर भी बता देता है कि ये किताब अच्छी है, और वो अपने आप पढ़ लेता है। 5 बच्चे ऐसे हैं हर बैच में, 5 बच्चे ऐसे हैं कि उनको सिर्फ किताबें बता दो, बुक्स बता दो कि दीज आर दी थिंग्स जो आपको पढ़नी है, वो अपने आप पढ़ लेंगे। पर जब हम एज एन इंस्टीट्यूट, एज अ गाइडिंग फोर्स, एज अ मेंटोर बात करते हैं, तब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको एक फिक्स शेड्यूल चाहिए, जिनको एक टाइमलाइन चाहिए, जिनको एक डेडिकेशन, जिनको एक मोटिवेशन चाहिए पढ़ने की। अभी कोरोना में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, कुछ बच्चे अभी भी पढ़ पा रहे हैं। कुछ बच्चे, कोरोना है कोरोना नहीं है, कुछ बच्चे बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ रहे हैं। बट कुछ बच्चों को न्यूज से फर्क पड़ रहा है, कुछ बच्चों से। तो उन लोगों के लिए ये बात एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि वो ये चीज रियलाइज करे कि कन्वीनियंस से सब कुछ नहीं होगा। एक एक फिक्स्ड स्केड्यूल, टाइम फिक्स शेड्यूल उनके लिए बहुत जरूरी है। ओके, कोई स्पेशल मैसेज जो आप दोनों देना चाहोगे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टाइम में, जब उनके ऊपर डबल स्ट्रेस है? ये पर्टिकुलर टाइम अभी जो नवंबर एम्स और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा इशू क्या है? एक तो स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। आई एम श्योर कि जब आप इंटर्न थे और ये वाला टाइम चल रहा था, नॉन कोरोना टाइम, चाहे आप जितने मर्जी बॉन्ड हो, चाहे आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, ये दिमाग में थोड़ा ना रहता है कि मैं आज तो सिंगल डिजिट रैंक ले आऊंगा, चाहे सोच को लग भी रहा हो, बट वो डाउट तो हमेशा बना ही रहता है। तो वो स्ट्रेस तो बिल्डअप हो ही रहा होता है। तो क्या मैसेज, क्या एडवाइस दोनों की तरफ से रहेगी जिन लोगों ने इतने साल डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ गुजारे हैं? तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं भी पढ़ रहे, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मतलब बेसिकली पहला तो ये रहता है कि सबसे पहले तो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट योर टीचर्स एंड ट्रस्ट योर रिसोर्सेज। दूसरा कि हार्ड वर्क है, बीच में इसमें कभी भी ड्रॉप्स नहीं आने चाहिए कि आपने हार्ड वर्क छोड़ दिया। किसी भी सिचुएशन में आपको हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है। और दूसरा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है, आपके थोड़ा माइंड में क्लैरिटी चाहिए कि आपको करना क्या है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होती है और फालतू की टेंशन नहीं होती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये सब चीजें आपको करते रहना है। और दूसरा हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे भी डेंगू का सीजन आने वाला है और अभी कोरोना चल रहा है अभी डेंगू की बात मत कर यार, अभी एक ही संभल नहीं रही है। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स के लिए मैंने देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एक बार कोई हेल्थ इशू हो जाता है तो उसमें काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आप डेडिकेटेडली हार्ड वर्क कर रहे हो और अपने टीचर्स और रिसोर्सेज पे ट्रस्ट कर रहे हो टोटली, और बस ग्रैंड टेस्ट देते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि ग्रैंड टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड टेस्ट आपको बता देता है कि आपकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काफी टाइम तक ग्रैंड टेस्ट नहीं देते तो माइंड में ऐसा लगने लग जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने कितना प्रिपेयर किया है। तो वो टाइम टू टाइम देना बहुत जरूरी है। आई थिंक इस एट प्रेजेंट मंथली 2 GTs मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर एग्जाम। सो वो आपको 15 दिन में ही बता देगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अगर उसमें आपका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जाता है तो आपको एक सेटबैक मिलता है कि हाँ मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, मुझे करना चाहिए। और परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है तो उससे बूस्टअप मिलता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मुझे ये मेहनत कंसिस्टेंटली करना है ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। तो ये आई थिंक स्टूडेंट को ऐसा इसमें कोई भी मतलब ड्रॉप्स नहीं आने चाहिए, और वो जस्ट कीप ऑन मॉनिटरिंग हिज परफॉर्मेंस और विदाउट एनी कंफ्यूजन जस्ट कीप ऑन मूविंग ऑन हिज पाथ दैट ही हैज प्लान्ड। शिव, सर मैं तो केवल यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला तो मैंने जो लोगों से सुना है वो ये बोलते हैं कि मेरे को इतनी रैंक लानी है। सबसे पहले ये वाला चीज, रैंक को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जबरदस्ती का स्ट्रेस देता है। अपना मेन टारगेट होना चाहिए कि जितना अपन को आ रहा है उसमें से अपन जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना करें, हर चीज के पीछे नहीं भगे। कॉन्सेप्ट मेरे को अभी जो ये एम्स एग्जाम हुआ है इससे मेरे को दो चीजें बहुत क्लियरली पता चल गई कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। दूसरा, आपने यदि स्टार्टिंग से ग्रांड टेस्ट दिए हैं तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी उनको रिव्यू किया है, एनालाइज किया है। ग्रांड टेस्ट में क्या होता है कि हाई टॉपिक्स होते हैं, तो उनको आप इतने ग्रांड टेस्ट दोगे तो आपके इतनी बार रिवाइज हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, वो फिक्स ही हो जाएंगे। मतलब वही है कि उसका स्ट्रॉन्ग मेमोरी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि स्ट्रेस जो अभी इस पीरियड में चल रहा है उसके लिए यही है कि आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से, जो भी आपको स्ट्रेस को रिलीव कर सकता है उनसे आपको बात करती रहनी चाहिए, जिससे मतलब जितना अपन फ्री होकर के पढ़ पाएंगे, जितना आउटकम फ्री होने के बाद में मिल पाता है उतना स्ट्रेस के साथ नहीं मिल पाता है। और बाकी प्लेटफॉर्म के हिसाब से तो वही कि आपको टीचर पे 100% ट्रस्ट करना चाहिए कि कोई भी हो, यदि आपका टीचर पे ट्रस्ट है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, उसको आपको 100% उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बहुत ही अच्छा, मुझे एज यूजुअल बहुत मजा आया तुम दोनों से बात करके। मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स रहे हैं, इतने साल रहे हैं और इतनी दोस्ती भी हमारी हो गई है। मैंने जानबूझ के स्ट्रैटेजी के बारे में और इन्होंने कैसे पढ़ाई करी इसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्ड इंटरव्यू डाला हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको शिव कुमार शर्मा की या कार्तिक की किस तरीके की प्रिपरेशन थी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस इंटरव्यू को देख सकते हो जो हमने नीट के बाद रिकॉर्ड किया था। एक बार फिर से बता देता हूँ, दोनों हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम सेंटर के, 4 साल हमारे साथ पढ़ाई करी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इंटर्नशिप। नीट में आउट ऑफ द वर्ल्ड स्कोर किया, रैंक 1 बाय शिव कुमार शर्मा, रैंक 3 बाय कार्तिक। और उसके बाद दोबारा, हालांकि 4-5 महीने पढ़ाई नहीं करी, उसके बाद फिर भी एकदम अमेजिंग स्कोर किया, रैंक 4 बाय कार्तिक एंड रैंक 8 बाय शिव। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये वाली बात बोलते हैं कि सर हमारे 15 दिन खराब हो गए, उसकी वजह से हमारी रैंक नहीं आ पाई। तो ये देखो, 15 दिन मैटर करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दिन खराब करने हैं, बट अगर 10-15 दिन ऊपर नीचे फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो जाते हैं तो उस एक्सक्यूज को नहीं ढूंढना। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अगर आपको पढ़ाने वाले ठीक है और अगर आप उनको ट्रस्ट करते हो तो आप एक बार नहीं बार बार रैंक ला सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी कार्तिक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी शिव। बी इन टच, दिल्ली में मिलते रहेंगे, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Thank you so much, sir. Thanks to DVMCI team for constant support.